नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वर्ष की कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम लेकर के आए हैं मॉडल प्रश्न पत्र क्रमांक 1 विषय विज्ञान। इस वर्ष के जो पेपर है उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, एक बार हम जान लेते हैं कि इस वर्ष का जो प्रश्न पत्र होगा कुल होगा वह 60 अंकों का होगा। ठीक है, इन 60 अंकों में से 10 अंक होंगे आपके ऑब्जेक्टिव के, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसे हम MCQ के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये होंगे आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। उसके पश्चात 30 अंक के होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर, जिसे हम ऐसे के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 20 अंक के होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर, जिसे हम LA के नाम से जानते हैं। ये जो MCQ होंगे यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इनमें से प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा। 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और प्रत्येक का 1-1 अंक होगा। तत्पश्चात जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यह प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा और कुल प्रश्न कितने आएंगे, इसमें 10 आएंगे। ठीक है ना, प्रश्नों की संख्या 10। यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, 10। उसके बाद में जो LA यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वे आपको आएंगे 4 और ये होंगे प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो होगा 5 अंकों का। इस प्रकार से कुल 24 प्रश्न आपको जो है इस प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है। इस मॉडल प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय CM राइस नीमच के हैं और उनके द्वारा जो प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं उन्हें मैं आपको जो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए, प्रश्न जो पहला है वो होगा वैकल्पिक प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो इनमें से जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। यानी ईस्ट का जो उपयोग है वह अल्कोहल के उत्पादन में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि, अब क्यों नहीं है, उसके 4 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर आ जाएगा क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। किसे, रेयान को, इसलिए हो गया एक संश्लेषित रेशा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। इनमें से जिंक को जो है पीट करके पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, सही उत्तर जिंक हो जाएगा। और इस प्रकार का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। चौथा प्रश्न है, फास्फोरस है। फास्फोरस क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, है ना। इस प्रकार से यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फास्फोरस क्या हो जाएगा, अधातु, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, मनुष्य की किस अवस्था की अवधि 11 से 19 वर्ष होती है। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था या फिर युवा अवस्था। तो मनुष्य की जो अवस्था है 11 वर्ष से 19 वर्ष की, उस अवस्था को हम कहते हैं किशोर अवस्था। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब निम्न में से किसका मात्रक पास्कल होता है। बल
चाल, क्षेत्रफल या दाब। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका दाब। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा कितने सेकंड में किए गए कंपन की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ध्वनि संचरित हो सकती है किसमें? केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, या ठोस, द्रव और गैस तीनों में। तो देखिए ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही संचरित हो सकती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का अचानक कांपना अथवा थरथराना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा भूकंप। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी अवस्था में लौटना क्या कहलाता है? ये कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से ये पहले प्रश्न में आपको 10 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब बारी आती है लघुत्तरी प्रश्न की। ये प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक हो सकते हैं। इसमें से पहला जो लघुत्तरी प्रश्न है जिसे हम ऐसे यानी शॉर्ट आंसर के नाम से जानते हैं, तो वह है फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो मोटे तौर पर फसल को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीफ फसल। यह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है, और यह भारत में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। अब इस फसल के उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। दूसरी जो फसल होती है वह है रबी रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है ना। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि ये रबी फसल के उदाहरण है। अगला ये प्रश्न है कि खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? इसका उत्तर है खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करके फसल की वृद्धि का प्रभावित करते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक यानी एंटीसेप्टिक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? तो देखिए सावधानी यह है कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेना चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है? तो इसका उत्तर होगा नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आघात वर्धनीयता को समझाइए। इसका उत्तर होगा धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण कहलाता है ना, अभिलाक्षणिक गुण है ये। प्रश्न क्रमांक 16 है भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तर हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 17 ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका उत्तर होगा किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से
प्राप्त ऊष्मा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, सबसे बड़ी कोशिका का नाम एवं उसका साइज लिखिए। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वह शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज है 170 मिलीमीटर गुणा 130 मिलीमीटर। यानी मिलीमीटर होता है, और यह मिलीमीटर सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है। अगला प्रश्न है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए व सूत्र लिखिए। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रश्न क्रमांक 20 है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? इसका उत्तर है घर्षण बल कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़का जाता है। ये हो गए। अब बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, जो कि प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक हो सकते हैं। एक प्रश्न एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, आप इससे भ्रमित न हो। परीक्षा में आपको कुल जो है 24 प्रश्न ही आएंगे, लेकिन मॉडल पेपर में हमने एक प्रश्न ज़्यादा दिया है ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें, इस उद्देश्य से, ठीक है ना। अब पहला जो लघु अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है लिखिए। उत्तर है उर्वरक और खाद में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला है उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा जो अंतर है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, और यही ह्यूमस जो है पृथ्वी जो मिट्टी होती है इसकी उर्वरता यानी उपजाऊपन को बढ़ाती है। अगला जो अंतर है वो ये है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। प्रश्न क्रमांक है 22, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलक यानी एसी आदि सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी कीजिए। उत्तर संश्लेषित रेशों को पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जाता है, इन्हें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है। ये मानव निर्मित कृत्रिम रेशे हैं, इसलिए इनके निर्माण में पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। अब प्रश्न क्रमांक 24 की हम बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, यानी पेट्रोलियम निर्माण किस प्रकार से होता है ना। उत्तर है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। अब एक यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रश्न दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय, उसको भी हम कर लेते हैं क्योंकि परीक्षा की तैयारी हमें करना ही है।
है ना। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न आपको 9th और 10th में भी आने वाला है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लें। तो जिस प्रकार से भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सजीव जगत के जीव भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिकाओं के आधार पर सजीवों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि जीवों में विभिन्न कोशिकाएं मिलकर के ऊतक तथा विभिन्न ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अंगों का उपयोग होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एक कोशिकीय है ना, क्या है वो, एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय जीवों में सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमने यहाँ पर जो मॉडल पेपर क्रमांक 1 है विषय विज्ञान का आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, ताकि हम पढ़ाई अच्छे से कर सकें, क्योंकि परीक्षा के दिनों में हमें चयनित अध्ययन ही करना होता है। चूँकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस कारण से हो सकता है कि आवाज़ आपको क्लियर समझ में ना आ रही हो, लेकिन परीक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए आपके सहयोग के लिए मैंने वीडियो अब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इसके बाद में अगला वीडियो में आपको और देने वाला हूं, तो प्रत्येक विषय के हम पहले मॉडल प्रश्न पत्र हल कर लेंगे, उसके बाद विज्ञान का और भी मैं आपको दूंगा, यदि आपका स्नेह बराबर मिलता रहा तो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।